हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 3 ऑफ द चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसके अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं द रिमेनिंग मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट आर ऑप्टेड बाय ऑर्गेनिजम्स। हमने अभी तक ऑलरेडी 3 मेथड्स पढ़ ली हैं, जिसके अंदर हमने फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड रीजनरेशन पढ़ लिया है। आज हम बचे हुए 2 मेथड विच इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन को कवर करेंगे। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक टिश्यू कल्चर भी हम पढ़ने वाले हैं, जो कि येलो बॉक्स में दिया है, तो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट स्टिल क्योंकि दिया है और इम्पॉर्टेंट है तो पढ़ सकते हैं, राइट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ऑर्गेनिजम्स के ऐसे पार्ट से ग्रोथ होना नए इंडिविजुअल्स की जहां से अदरवाइज ग्रोथ नहीं होती है। मतलब जैसे कैसे सीड्स कहाँ से बनते हैं? फ्लावर्स से, फ्रूट से बनने चाहिए, राइट। बट अगर ऐसे किसी पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रहा है जहां से होना नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल स्टेम से सीड बन रहा है ना, या कोई और पार्ट से सीड बन रहा है, तो इसे ही हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? जब ऑर्गेनिजम्स किसी ऐसे पार्ट से एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं जहां से अदरवाइज इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फॉर देम टू प्रोड्यूस सीड्स या फिर न्यू ऑर्गेनिजम्स, राइट। जैसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्रूट जो है वो सीड बनाएगा, या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्लावर से सीड बनेगा। बट अगर यही मैं बोलूँ कि स्टेम के ऊपर न्यू इंडिविजुअल ग्रो हो गया, या फिर स्टेम से हमने पूरा का पूरा नया प्लांट बना दिया, मतलब बेसिकली एक ऐसा तरीका विच इज ऑप्टेड बाय ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर वो अलग अलग प्लांट पार्ट से नए ऑर्गेनिजम्स को बना पाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहाँ कहाँ पे देखा, पहले तो लिख लेते हैं कि होता क्या है। व्हेन organisms give rise to new individuals of their own type from their body parts like stem, leaf, root, etc. ठीक है जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसके अंदर ये आपको याद रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ से, और भी पार्ट से दे सकते हैं, बट ये मेजरली जो हम पढ़ने वाले वो हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है रोज की स्टेम, तो जो रोज प्लांट होता है उसकी जो स्टेम होता है, अगर आप उसको काट करके एक एंगल पे काटते हैं, मान लो ये अगर रोज की स्टेम है तो उसको एक ऐसे एंगल पे काटते हैं तो वो ऐसा कुछ दिखता है, और ऐसे करके हम उसको अगर सॉइल में लगा देते हैं तो वो एक नया रोज प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। इस प्रोसीजर को, ये प्रोसीजर में ऑब्वियसली बहुत और चीज़ें भी हैं, बट अभी के लिए ऑल यू नीड टू नो इज कि जो रोज प्लांट है वो एक स्टेम से भी पूरा का पूरा नया रोज प्लांट बना पाता है, और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। समझ रहे हो मेरी बात? तो रोज प्लांट के अंदर जो स्टेम है वो न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करेगी, न्यू ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ जाते हैं। अब सेकंड, ये तो था हमारा फर्स्ट वाला ग्राफ्टिंग। सेकंड है ये है ब्रायोफाइलम की लीफ। ब्रायोफाइलम का भी केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये छुप ही गया। एनीवेज, तो ब्रायोफाइलम का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइलम एक बेसिकली लीफ होती है, और इसके जो लीफ के नॉचेस होते हैं ना, नॉचेस समझते हो? जो ऐसे लीफ पे देखा होगा ना, ऐसे ऐसे करके ग्रूव्स होते हैं छोटे छोटे, ये ऐसे वाले, इनको बोलते हैं नॉचेस। ये नॉचेस है, ये नॉचेस है। तो ब्रायोफाइलम की जो लीफ होते हैं, इसके नॉचेस पे और प्लांटलेट्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं, और ये प्लांटलेट जब जैसे मान लो जमीन पे गिर गए तो एक पूरा का पूरा ब्रायोफाइलम का प्लांट बना पाते हैं खुद से। तो देखा आपने, जो लीफ है, लीफ के मार्जिन पे छोटे छोटे पौधे लगे, छोटे छोटे मतलब लीव्स आने लगी ब्रायोफाइलम की ही, और जब वो जमीन पे गिरी तो न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन उसी ने कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात? और ये देख रहे हो, इनकी रूट्स भी डेवलप करें। नॉर्मल जैसे एक नॉर्मल प्लांट ग्रो होता है वैसा ग्रोथ देखते हैं, बट ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ, विच इज सो यूनिक, राइट, कि ये यहाँ पे इसके नॉचेस पे बनेगा, ये जमीन पे फॉल करेगा, और जमीन पे फॉल करके ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बना देगा। समझ रहे हो? और इसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइलम। और ये जो बनते हैं इनको हम बोलते हैं बड्स।
और कहाँ पे बनते हैं, नॉच पे बनते हैं। नॉच कहाँ पे होता है, मार्जिन्स पे लोकेटेड होता है, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रहने चाहिए। आगे ये पटेटो के अंदर तो आपने देखा भी होगा, अगर कभी एक पटेटो को आप बहुत टाइम मतलब कोई थोड़ा मॉइस्चर वाली कंडीशन में रख दिया है कुछ, तो पटेटो के स्पेसिफिक आप पहले तो ये पता होना चाहिए कि पटेटो खुद एक स्टेम होता है, राइट। प्लांट्स जो हैं अपने खाने को अलग अलग पार्ट्स में स्टोर कर देते हैं अपने, तो पटेटो जो होता है एक स्टेम होता है प्लांट की, जिसके अंदर प्लांट अपना खाना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करता है और वही हम खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट, जैसे कि जो टैप रूट होती है एक गाजर, है ना, वो है तो प्लांट की रूट, बट प्लांट ने अपना खाना उस गाजर के अंदर स्टोर कर लिया, तो बट वो गाजर हमारे भी काम आ रही क्योंकि उसमें स्टार्च स्टोर्ड है, वो हम अपनी न्यूट्रिशन के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो ये है पटेटो है, ये खुद एक क्या होती है, स्टेम होती है। जो गाजर है वो क्या होती है, एक रूट होती है, समझ रहे हो। तो इसके जो स्टेम है, इसके सरफेस पे छोटे छोटे ऐसे बड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बड लाइक स्ट्रक्चर्स। अगर आप इनको बहुत टाइम तक ऐसे ही छोड़ो तो ये आप देखोगे, अगर सही कंडीशन में रखा गया हो तो थोड़े थोड़े लीफ भी आने लगे, ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स भी आने लग जाते हैं। ये जो बड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं आईज ऑफ पटेटो। और ये इनका भी ऑब्वियसली, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं, तो इनका भी काम क्या है कि ये न्यू इंडिविजुअल्स बना सकते हैं ऑफ एग्जैक्टली द सेम टाइप। तो मतलब नए नए पटेटोज बन सकते हैं, ये जो प्लांटलेट्स यहाँ पे बनेंगे बाय द आइज ऑफ पटेटोज, इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देख रहे हो कितना यूनिक है कि प्लांट के कुछ सर्टेन पार्ट से हम एक नया ऑर्गेनिज्म बना पा रहे हैं, बट एग्जैक्टली सेम टाइप का, ठीक है। और दैट टू ऐसे पार्ट से जो अदरवाइज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, विच इज सो यूनिक टू प्लांट्स, राइट। अब बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। तो बिफोर टॉकिंग अबाउट स्पोर फॉर्मेशन हम बात कर लेते हैं। आपने ब्रेड वाली एक एक्टिविटी करी होगी, सबके स्कूल्स में जनरली करवाते हैं कि जो ब्रेड होती है अगर उसको थोड़ा सा मॉइस्चर दे दो और थोड़े टाइम के लिए उसको रख दो, तो हम देखते हैं कि ऐसे करके कुछ कुछ तो ऐसे वेब लाइक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, नेटवर्क जैसा। ये जो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर ब्रेड पे लगता है, इसे हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। सुना ही होगा, ब्रेड मोल्ड का एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है। ब्रेड मोल्ड का जो साइंटिफिक नाम होता है उसे हम बोलते हैं राइजोपस। जो राइजोपस होता है ना, और ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बोलते हैं हाइफे। हाइफे का कोई काम नहीं होता रिप्रोडक्शन में, ये याद रखना। ये बस क्या है, वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है ब्रेड मोल्ड में, वो होता है हाइफे, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। हाइफे कहाँ पे होता है, ये है कहाँ पे बनता है, ब्रेड मोल्ड में बनता है। जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है ये देखो, ये हाइफे हैं अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम व्यू करते हैं तो, और ये हाइफे से ही निकल रहे होते हैं स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स, स्टॉक मतलब कोई भी डंडी जो किसी चीज को होल्ड करती है उसे हम स्टॉक बोल देते हैं। और ये डंडी के ऊपर लगे होते हैं स्पोर्स। ये स्पोर जो होते हैं ये क्या होता है, ऐसे ब्लॉब जैसे स्ट्रक्चर होता है। ब्लॉब मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, स्पोर्स होते हैं। छोटे छोटे ऐसे दाने दाने जैसी चीजें होती हैं, उसके हम बोलते हैं स्पोर्स। ये जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम। एक सिंगल को स्पोरेंजियम, मल्टीपल को स्पोरेंजिया। और इसका काम क्या होता है, इसके अंदर से स्पोर्स रिलीज होते हैं। जब ये स्पोर्स इसमें से रिलीज होते हैं तो वो जाके जमीन पे गिरते हैं। जो ये दाने दाने जैसी चीजें रिलीज होंगी, जब ये जमीन पे गिरेंगी तो ये अपने जैसे ही और ऑर्गेनिजम्स को बनाएंगी, और इससे क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। बट जब तक ये स्पोर को स्पेसिफिक कंडीशन नहीं मिलती है ये ग्रो नहीं कर पाएगी। इसी वजह से जो स्पोर्स होते हैं दे आर वेल प्रोटेक्टेड बाय अ सेल्यूलर आउटर कवरिंग। तो एक बाहर एक कवरिंग होती है इन स्पोर्स के जो इनको प्रोटेक्ट करती है जब तक इनको सही कंडीशन नहीं मिलती है इन ऑर्डर टू ग्रो, ताकि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये नया इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करने से पहले खुद ही मर जाए ड्यू टू एडवर्स कंडीशन। तो इसीलिए नेचर ने देखो कितना अच्छे से इनको प्रोटेक्ट करके
रखा है बाय द हेल्प ऑफ अ सेल्यूलर कोट। तो इसके अंदर क्योंकि हमने बहुत सारी टर्म्स पढ़ ली हैं तो एक बार सारी टर्म्स को नोट डाउन करते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि जो ब्रेड मोल्ड होता है, ब्रेड मोल्ड को हम साइंटिफिक नेम जो होता है उसको होता है राइजोपस। हमने देखा है कि जब हम ब्रेड देखते हैं, ये हमारी ब्रेड है, तो ब्रेड के ऊपर क्या आ जाता है, हाइफे, ऐसे नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर हो आ जाते हैं। इन्हें ही हम बोलते हैं क्या, हाइफे बोलते हैं। लिख लेते हैं एक बार, हाइफे। और ये हम दिखा क्या रहे हैं, ब्रेड मोल्ड दिखा रहे हैं, राइट। अब ये जो है इसका, ये नॉन रिप्रोडक्टिव है। नॉन रिप्रोडक्टिव मतलब इसका कोई काम नहीं है रिप्रोडक्शन में। तो काम किसका है, जब हम इसे व्यू करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, एक स्टॉक होती है ऐसे करके स्टॉक, और ऐसे क्या होते हैं, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, विच आर ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स। जो स्पोरेंजिया होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। जो स्पोर्स होते हैं ये होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये जाकर के न्यू इंडिविजुअल्स को बनाएंगे। रिप्रोडक्टिव पार्ट तो वैसे स्पोरेंजियम होता है, बस स्पोर्स जो है वो न्यू इंडिविजुअल बनाएंगे, फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। और जो स्पोर्स होते हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय अ सेल्यूलर कोटिंग, ताकि जब तक ये इंडिविजुअल ना बनाए ये खुद ही कहीं मर ना जाए, जिंदा रहे। ठीक है जी। तो ये तो हो गया स्पोर फॉर्मेशन। तो हमने अभी तक एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सो फार 1 2 3 4 5 और एक सब पार्ट भी है, वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो 1 जो सबसे पहला हमने पढ़ा वो था फिजन। जो सेकेंड पार्ट हमने पढ़ा वो था फिजन के बाद हमने क्या पढ़ा था, फिजन के बाद चलो स्पोर फॉर्मेशन लिख लेते हैं, अभी एक साथ नोट डाउन कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या किस ऑर्डर में था। फिजन हो गया, उसके बाद क्या था, फ्रैगमेंटेशन। ठीक है जी। फ्रैगमेंटेशन के बाद रीजेनरेशन था, और देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये सारे मेथड्स हम सो फार पढ़ चुके हैं। अब एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं किस किस ऑर्गेनिज्म में हमने क्या क्या देखा था। ठीक है, यस। तो फिजन हमने देखी थी, बाइनरी फिजन देखी थी हमने, और हमने देखी थी मल्टीपल फिजन। ये हटा देते हैं लाइन को। जो बाइनरी फिजन होती है ये होती है अमीबा में, और किस में होती है, लीशमेनिया में। बट डिफरेंस क्या होता है, लीशमेनिया में लॉन्गिट्यूडिनल ओरिएंटेशन में होती है, क्योंकि लीशमेनिया के पास क्या होता है, एक फ्लैजिला होता है। मल्टीपल फिजन हमने किस में देखी थी, प्लाज्मोडियम में देखी थी। ओके। स्पोर फॉर्मेशन हमने देखा है राइजोपस में। राइजोपस का कॉमन नेम इज ब्रेड मोल्ड। ठीक है, जिसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं, जो स्पोरेंजियम होते हैं उसके अंदर स्पोर्स होते हैं, और वो स्पोर्स जो हैं जब वो डिस्पर्स हो जाते हैं तो फाइनली जब वो ग्राउंड पे गिरते हैं और उन्हें अगर अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलती हैं तो वो न्यू ऑर्गेनिजम्स को बना पाते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं पढ़ा हमने फ्रैगमेंटेशन, जो कि होता है किसके अंदर, स्पाइरोगायरा में, जिसके अंदर छोटे छोटे सेल्युलर डिमार्केशन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेप्टम। इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पाइरली अरेंज्ड होता है, और जब ये कटते हैं, मतलब सेप्टम से ही कटते हैं, तो जब वो पार्ट गिरता है जमीन पे तो एक नया स्पाइरोगायरा प्रोड्यूस कर देता है। रीजेनरेशन हमने 2 ऑर्गेनिज्म में देखा गया, प्लेनेरिया के अंदर कि कोई भी उसका बॉडी का पार्ट काट दो वो क्या बना लेगा, एक न्यू इंडिविजुअल। और हमने देखा हाइड्रा के अंदर, और हाइड्रा के अंदर रीजेनरेशन का एक नया नाम था जिसे हम बोलते हैं बडिंग। रीजेनरेशन के लिए एक स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जो कि जिनका भी फंक्शन जो है डिमार्केट नहीं हुआ होता, इसलिए वो पूरी की पूरी बॉडी के ही सारे सेल्स को बना लेते हैं।
क्योंकि उन्हें अभी तक, उनके केस में अभी तक डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हुआ। रीजनरेशन हमारी बॉडी में क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर है, और डिवीजन ऑफ लेबर है, इसकी वजह से काम का बहुत क्लियर डिमार्केशन है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल पढ़े। रोज़ के अंदर देखा, जो ग्राफ्टिंग मैंने आपको रोज़ के अंदर बताई ना कि स्टेम काट के नया रोज़ बनता है, ऐसा सेम शुगर केन के अंदर भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमने बड्स ऑफ पोटैटो वाला एग्जाम्पल पढ़ा। उसके अलावा हमने पढ़ा ब्रायोफाइलम। ठीक है भाई, तो ये सारे एग्जाम्पल जो हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के भी पढ़ लिए। तो दीज आर ऑल द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर के बारे में, जो कि आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। तो टिश्यू कल्चर जो है उसके अंदर होता क्या है कि हमें कोई भी हमने प्लांट लिया, प्लांट के मान लो ये प्लांट का वो एरिया जहाँ पे अभी एक्टिवली ग्रोथ चल रही है, तो हम ये ग्रोइंग एरिया के अंदर से जो टिश्यू है वो निकाल लेंगे। टिश्यू समझते हो ना, जब बहुत सारे सेल्स एक साथ आ जाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो हमने क्या किया? ग्रोइंग एरिया से टिश्यू निकाल लिया। ठीक है जी। अब ये ग्रोइंग एरिया के जो टिश्यू के जो सेल्स हैं, इनको एक हमने ऑब्वियसली मीडियम में रखा हुआ है जहाँ पे ये सही कंडीशन में क्या कर पाए? ग्रो कर पाए। अब ये इस मीडियम में क्या करेंगे? ये कैलस बना लेंगे। कैलस क्या होता है? कैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मास। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कौन से? जिनको अभी तक ये नहीं पता कि वो आगे जाके क्या काम करेगा, मतलब अभी तक उनको कोई स्पेसिफिक काम डेजिग्नेट नहीं किया गया, तो दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। उन्हें हम बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैलस। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं कैलस। तो होता क्या है फिर? ये कैलस को हम एक और मीडियम में ट्रांसपोर्ट, ये था मीडियम नंबर 1, ये है हमारा मीडियम नंबर 2। मीडियम नंबर 2 के अंदर हम क्या करते हैं? कैलस को, ये मान लो ये हमारा कैलस है, इसको डाल दिया। अब हमने यहाँ पे मीडियम 1 में सिर्फ कैलस नहीं डाला, बल्कि हमने इसके साथ प्लांट के बहुत सारे हार्मोन्स भी डाल दिए यहाँ पे, ताकि ये अब ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास है सेल्स का, ये ग्रो भी करे। तो ये हमने प्लांट हार्मोन डाला हुआ है, और ये क्या करवाएगा? हेल्प्स इन ग्रोथ। अब ये ग्रोथ हो रही है इनकी, और फाइनली जब ये ग्रो हो जाएंगे ठीक तरीके से, तो हम इनको, ये जो प्लांट्स हैं इनको जाके प्लांट कर देंगे, जो प्लांटलेट्स हैं इनको प्लांट कर देंगे, और फाइनली ये नए प्लांट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये लिखा है कि टिश्यू कल्चर के अंदर नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं, रिमूव करके उनके टिश्यूज को, या फिर जो ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट है वहां से कोई भी टिश्यू को या सेल्स को निकाल करके। ये सेल्स को हम एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारा का सारा काम हम लैब में कर रहे हैं, तो हम मीडियम में डाल रहे हैं उसको, है ना। और कर क्यों रहे हैं? ये करना क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? क्योंकि हमें जल्दी प्रोडक्शन करवाना है, या फिर कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस है और वो प्लांट बहुत रेयर है, तो इन दैट केस हम उसको लाइब्रेरी में ला करके उसके सेल, लाइब्रेरी बोलियो लैबोरेटरी में ला करके उसके सेल्स को रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो सेल्स जो है फिर उनको आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं, वो डिवाइड करने लगते हैं और छोटा सा ग्रुप बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। और कैलस मैंने फिर से खराब हो गया, ये कैलस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को बोलते हैं। ये था मीडियम नंबर 1। अब ये जो कैलस है इसको मीडियम नंबर 2 में ट्रांसफर करते हैं, जिसके अंदर हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में और डिफरेंशिएशन में। अब डिफरेंशिएशन क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ तो करवाई ही है, बट डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? मतलब एक स्पेसिफिक रोल दे रहे हैं प्लांट के सेल्स को, कि रूट के सेल्स का काम क्या है? अब्जॉर्प्शन करना। स्टेम के सेल्स का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करवाना। लीफ के सेल्स का काम क्या है? फोटोसिंथेसाइज करना। तो ये डिफरेंशिएशन ही तो है। तो जब तक वो कैलस के सेल्स थे तो वो अनडिफरेंशिएटेड थे, मतलब अभी तक उनको उनके रोल्स एलोकेट नहीं किए गए। बट जैसे ही उनको प्लेस, मतलब वो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे प्लांट हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में, तो अब उनको पता होगा कि उनका स्पेसिफिक टास्क क्या है। ठीक है, तभी तो देखो अनडिफरेंशिएटेड सेल हमेशा पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं। यहाँ पे भी देखा कि अनडिफरेंशिएटेड मास जो था कैलस सेल्स का, जो मास है कैलस, उसने पूरा पौधा बना दिया, राइट। और उसी बाद में जब वो पौधा बन गया तो अब उसके सेल्स को क्या है? डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, ताकि जो सेल का जो काम है वो वही काम करता रहे, राइट। उसके बाद ये प्लांटलेट्स को सॉइल में रखते हैं ताकि वो मैच्योर प्लांट्स में ग्रो कर पाए। उसके बाद प्लांटलेट्स के बाद से जो नॉर्मल काम एक प्लांट करता है वही करता है, मतलब जो प्लांट इधर बनेंगे लैब में भी सेम होंगे, बिल्कुल नॉर्मल प्लांट की तरह, जस्ट दैट दे वर
प्रिपेयर्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम, इन लेबोरेटरी, इन कंट्रोल कंडीशंस, और जो नॉर्मल केस होता है उसके अंदर प्लांट नेचुरल कंडीशंस में नए नए ऑर्गेनिजम्स को बनाता है। टिश्यू कल्चर को यूज करके हम डिजीज फ्री कंडीशंस के प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं, और उसके अलावा ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट जिनसे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, जिनकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, वो भी हम टिश्यू कल्चर की मदद से बना सकते हैं। तो आज की क्लास में यही था, एसेक्सुअल मेथड के 2 तरीके बचे थे और टिश्यू कल्चर था, वो भी हमने कवर कर लिया। अब बस जो हमारा क्वेश्चन लेफ्ट है, लेट अस डू दैट एज वेल। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स? ये एक लॉन्ग लास्टिंग तरीका है। स्पोर्स जो हैं दे आर कोटेड विद एक सेल्यूलर कोटिंग से कोटेड होते हैं, ताकि जब तक वो स्पोर जो है उसको सही कंडीशन ना मिले वो ग्रो नहीं करेगा नए प्लांट में। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर से रिप्रोड्यूस करता है तो उसके रिप्रोडक्शन के चांसेस और इंक्रीज हो जाते हैं, कि इवन इफ जो स्पोर है उसको कंटिन्यूअस एडवर्स कंडीशंस मिल रही हैं, स्टिल वो वेट करेगा जब तक उसको सही कंडीशन मिले और वो ग्रो करके ही रहेगा, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है विद एन आउटर सेल्यूलर कवरिंग। इसीलिए स्पोर से प्रूव करना जो रिप्रोड्यूस करना बहुत अच्छा है, बेनिफिटेड है। और उसके अलावा स्पोर्स जो है मल्टीपल होते हैं और रिलीज होते हैं एक साथ, तो बहुत सारे प्लांट्स बन सकते हैं। इवन दो कब बनेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो थोड़ा डिफिकल्ट टू या फिर चैलेंजिंग टू आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि ये नेचर में अब वो फैल जाएंगे। अब यू कैन नॉट कीप अ ट्रैक ऑफ एवरी स्पोर की कौन सा स्पोर कहाँ जाके लैंड हो रहा है, कब उसको सही कंडीशन मिलेगी तब जाके वो नया प्लांट बनाएगा, तो ये हम नहीं बोल सकते। Why is vegetative propagation practice for growing some types of plant? इसलिए प्रैक्टिस किया जाता है क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। इन जनरल अगर हम नॉर्मल मेथड पे रिलाई करते हैं किसी भी प्लांट के सीड्स बनाने के या फ्रूट्स बनाने के, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन गिव्स अस एन ऑल्टरनेट मेथड टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स बाय द प्लांट पार्ट्स अदर देन द यूजुअल वंस, क्योंकि उनसे जल्दी भी बन जाएंगे और ज़्यादा भी बन जाएंगे, राइट। तो हमें अलग अलग प्लांट पार्ट, जैसे अब मान लो हमारे पास ऑलरेडी एक रोज है, अब हमने उसकी स्टेम से एक नया रोज बना दिया। हमारे पास ऑलरेडी एक शुगर केन है, अब हमने उसके स्टेम से ही शुगर केन बना दिया। तो हमें अब पूरा का पूरा जो उसका ग्रो करने का सीजन है वो उसके लिए वेट नहीं करना पड़ता, उसको बहुत ज्यादा मतलब एक नॉर्मल प्लांट की तरह उसे नहीं देखना पड़ता। वो मतलब ऑलरेडी बना बनाया प्लांट है, बट वो एक नया प्लांट बना दे रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, जहां पे भी एक पर्टिकुलर पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है वहां पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे ही होंगे। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, आई रिपीट, वो सेल्स जिनको अभी तक कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं, जिनके पास आया है वो अभी तक डिवीजन ऑफ लेबर नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का काम यही है कि हमें पूरा का पूरा ब्रीडिंग सीजन जो ब्रीडिंग सीजन नहीं मतलब जो भी ग्रोइंग सीजन होता है प्लांट का, उसके लिए वेट नहीं करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट द सीड्स। इनफैक्ट हम बने बनाए प्लांट से, ऑलरेडी जो प्लांट बना है उसी के कुछ पार्ट से रैपिड तरीके से नए नए प्लांट्स को बना सकते हैं। ठीक है, एक बार बस मैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के बारे में लिख देती हूँ क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होते हैं? सेल्स विच आर केपेबल ऑफ गिविंग rise to the entire body because they haven't opted for a specific function yet. इसी के साथ आई गेस हमारे सारे क्वेश्चन भी हो गए हैं। हाँ, तो ये भी डन है। हम अब वाली क्लासेस में आई एम ट्राइंग टू कीप द लेक्चर शॉर्ट, बट हम एक एक टॉपिक करके क्लियर कर रहे हैं और सारे क्वेश्चंस भी साथ में करें ताकि एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस पाइल अप ना हो जाए, हम साथ साथ में अपने डाउट्स को क्लियर करते चलें। तो गाइज ऑलराइट, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। बस इसको ध्यान से देखो, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म कर लिया है। अगली क्लास से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के लिए 2 लेक्चर, एनिमल्स यानी कि एनिमल्स या फिर ह्यूमंस के लिए 2 लेक्चर, तो 4 लेक्चर और लगेंगे एंड देन विल बी डन विद द चैप्टर। एंड देन हम एक PYQ सेशन भी रखेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आ रखे हैं अभी तक प्रीवियस ईयर्स में। ऑलराइट, बाय बाय।